श्री राम की भूमिका निभाते हुए कलाकार को आया दिल का दौरा। सुशील कौशिक के निधन से रामलीला कमेटी ने मंचन न करने का लिया निर्णय। परिजनों का कहना, स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत थे सुशील कौशिक। विवेकानंद कॉलेज की छत से गिरी छात्रा, मौके पर पहुंची पुलिस ले गई अस्पताल। गिरने की वजह नहीं हुई साफ। पूर्वी दिल्ली के रामलीला मंचन में प्रभु श्री राम का सीता जी से हुआ विवाह। भव्य रामलीला में लोगों ने पगड़ियां बांधकर निकाली बारात। आयोजकों ने राम का किरदार निभा रहे कलाकार के निधन पर शोक व्यक्त किया। गिरफ्तारी से बच रहे एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी से सुलझे चोरी के 5 मामले। आरोपी के पास से 5 दोपहिया वाहन बरामद। त्योहारी सीजन में महंगाई की दोहरी मार। सब्जियों और फलों के दामों में हुई भारी बढ़ोतरी। दुकानदारों का कहना, महंगाई से बिक्री पर पड़ रहा है असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। एक तरफ जहां नवरात्रों के पावन अवसर पर देश भर विशेषकर उत्तर भारत में भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली के एक रामलीला मंचन से काफी दुखद खबर सामने आई है, जहां रामलीला में मंचन के दौरान राम का किरदार निभा रहे सुशील कौशिक की मौत हो गई। बताते चले कि श्री रामलीला कमेटी द्वारा झिलमिल के विश्वकर्मा नगर में रामलीला का मंचन किया जा रहा था, जहां भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले सुशील कौशिक को अचानक ही लीला करते समय हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उन्हें नजदीकी के ही अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद जब हमने रामलीला कमेटी के आयोजकों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके जैसा किरदार अभी कोई नहीं निभा पाएगा। वो केवल स्टेज पर ही नहीं बल्कि अपने वास्तविक जीवन में भी राम के जैसा ही व्यवहार रखते थे। लोग उन्हें उनके नाम की बजाय राम जी कहकर बुलाते थे। उनके जाने के बाद इस साल अब रामलीला मंचन नहीं किया जाएगा और लीला को यहीं समाप्त किया जाएगा। वहीं उनके साथ लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले ने बताया कि जब संवाद के दौरान सीने में दर्द उठा तो वो स्टेज के पीछे गए और वहीं बेहोश हो गए। आपको बता दें, सुशील जी झिलमिल के शिवाखंड के निवासी थे। परिवार में इससे मातम का माहौल है। परिजनों ने बताया उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं थी। वो हर रोज जिम भी जाया करते थे। अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत रहते थे। वो हमारी रामलीला कमेटी का कलाकार नहीं, हमारी रामलीला कमेटी के सदस्य घर का एक मेंबर था। 35 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और 30 साल से प्रभु श्री राम का रोल कर रहे हैं वो। तो हम लीला आज बंद करने जा रहे हैं और हम एक उसके बाद जो दशहरे पे हवन करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देंगे। रामलीला इस साल नहीं करेंगे हम। भगवान जी ने अच्छे लोगों को जल्दी बुलाते हैं, शायद यही उनकी मर्जी थी। वो 10 दिन राम का रोल नहीं करते थे, पूरे साल राम में ही रहते थे वो। उनका जो नेचर, उनका जो स्वभाव था, किसी से आज तक 35 साल में हमने ये देखा किसी ऊंचा भी बोलो, कभी किससे बोले हो। और हर समय समझो कि जो राम के गुण थे वो सारे उनके अंदर थे। प्रभु श्री राम ने अपने चरणों में बुला लिया। कल उनका बर्थडे है। इस साल का मंचन अभी हमने मेरे कमेटी के सब मेम्बरों ने सबने सलाह करके ये कहा कि इस साल कर ही नहीं पाएंगे मैडम। जब अब स्टेज पर चढ़ के रोल करेंगे तो सामने कोई दूसरा, तो हम रोल ही नहीं कर पाएंगे। उसको नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा करने का। उनमें राम जी के सारे ही गुण थे। वो इन 10 दिनों में नहीं, पूरे 12 महीने उस पात्र को निभाते थे। और जैसे आपको बता रहे हैं कि गीत भी सारे वो खुद ही गाते। तो अगर उनके आखिरी लफ्ज़ वही थे कि लाज राम की भरी सभा में रखना धन में प्यारे, तो वो अपनी उस लाइन को पूरा करके गए हैं तब भी, ताकि हम सीता स्वयंवर का राम जी और लक्ष्मण जी संवाद जनक से और परशुराम से होता है, तो हाँ उनके साथ भी रहता है, तो काफ़ी क्लोज रहते हैं। तो उससे भी थोड़ी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और जानने को मिलता है। काफ़ी पर्सनल लॉस है इस पॉइंट पे, लेकिन जो किरदार वो उन 10 दिनों में निभा रहे हैं उन्होंने पूरे 12 महीने निभाया। और अपने जैसा कि अब हम समझ सकते हैं अपने आखिरी क्षणों में भी उनकी अंग में जो भी कुछ था वो उस रोल को ही समर्पित करके चले गए और राम जी के पास जा चुके हैं। नहीं, जब मंचन चला तो 11 से 11 करीबन ऐसा कुछ रहा होगा टाइम। तब सीता स्वयंवर का टाइम था और जब राम जी चले धनुष की तरफ
तभी अचानक उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ, तो जैसा आप वीडियो में भी देखोगे कि उन्हें सीने पकड़ के एकदम पीछे चले, बैक स्टेज चले गए वो। उसके बाद ही उन्होंने पानी पिया, थोड़ा पानी पिया गया ना, उसके बाद उन्हें बेहोश हो गए वो। उसके बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तभी बस पहले तो खबर आई थी एक बार कि उन्हें होश आ गया, तो सबको लगा कि चलो शायद बीपी का इशू रहा होगा कि घर में। हाँ, बीपी की वो दवाइयाँ खाते थे। और जब वहाँ एक बार तो खबर आई थी कि उन्हें कि होश आ गया है, तो लगा सबको कि शायद बीपी की वजह से ऐसा रहा होगा उन्हें कि ठीक हो जाएंगे। और उसके ही 15-20 मिनट बाद खबर आ गई कि उनकी तो डेथ ही हो गई। सब कुछ सही था। 2 मिनट पहले जब लक्ष्मण का सीन शुरू हुआ तो लक्ष्मण का माइक गिरा, तो उसको बोलते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, तगड़े होकर करना है। वही 2 मिनट पहले उन्होंने मेरे को बोला, दीपक मेरा मुकुट टाइट हो रहा है, मेरे मुकुट को थोड़ा सा ढीला करवा दे। मैंने बोला पानी वानी चाहिए? नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा माइक ऑन है, चेक कर लिया? हाँ, मैंने चेक कर लिया। सारा सब कुछ नॉर्मल था। जब उन्होंने अपना शुरू किया है तो मैंने उनको इशारा किया कि आप उस तरफ जाकर क्यों रोल कर रहे हो, बीच में आओ। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो वो गुरु की आज्ञा लेकर मैं चला करने कार्य, तब वो बीच वाले स्टेज पर आए साइड से होकर। तब भी मेरे मन में यह आया कि देखो कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि वहाँ पर गुरु ने अभी आज्ञा लेकर फिर वो बीच में मंच में आके अपना पात्र निभाना शुरू कर रहे हैं। और राम करे प्रणाम तुम्हें, शिव शंकर धनवे प्यारे, लाज राम की भरी सभा में, रखना धनवे प्यारे। ये अंतिम शब्द थे। उसके बाद वो पीछे आए। मैंने बोला सुशील भाई क्या हुआ? कह रहे मेरे को चक्कर आ रहा है। बस ये अंतिम उनके शब्द थे। मेरी गोद में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग। वो अपना मतलब जो धनुष है उसको तोड़ने जाते हैं स्वयंवर में, उससे पहले उनको एकदम गाना गा रहे थे तो अचानक ही एकदम हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक आया, पहले तो उन्होंने यही बोला पीछे जाके कि चक्कर आए हैं, लेकिन इतने में हम लोग पहुँचे तो देखा उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो हम आनंद फानंद में हमें कुछ नहीं समझ में आया, हम सीधा हॉस्पिटल लेके चले गए। हम दीपक मेमोरियल, कैलाश दीपक मेमोरियल कलकड़ूमा। ये तकरीबन होगी 11 बजे करीब, 11 सवा 11 की बात होगी। हम उन्हें वहाँ लेकर गए। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर्स ने अपना ट्रीटमेंट करा। उन्होंने बताया कि हाँ भी डेथ तो इनकी यहीं हो गई थी, बट ये है कि पल्स चल रही थी, तो हम ट्राई कर रहे थे कि शायद हो सकता है रिकवरी हो जाए। बट वो 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने साफ जवाब दे दिया। हम पूर्वी दिल्ली स्थित विवेकानंद महिला कॉलेज में रविवार को दोपहर के समय उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र छत से नीचे गिरी हुई मिली। जानकारी के मुताबिक छात्रा पीतमपुरा की रहने वाली है। बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, जिसकी उम्र 19 साल बता दे मौके पर पहुंची पुलिस घायल छात्रा को पहले हेडगेवार अस्पताल ले गई, जहां उसको जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया और छात्रा को एक हाथ और एक पैर में चोट आई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि छात्रा छत से कूदी है या फिर उसको धक्का दिया गया है। वो ऊपर वाले क्लासेस से गए ना, फिर वो ऊपर से नीचे गिर गई थी। कैसे मतलब? पता नहीं, उसने बोले किसी ने धक्का दिया, बट ऊपर कोई भी नहीं था उससे तो खास, और काफ़ी यहाँ तक रैंक था, तो धक्का देने का कोई चांसेस नहीं है। उसके साथ कोई भी नहीं था, वो अकेली थी। फिर ऊपर से मतलब गिरी, और जैसे ही मैंने उठाया है ना, उसके बाद उसने बोला कि क्या कहते हैं, मुझे ना धक्का दिया किसी ने। हाँ, नीचे से गिरी थी क्योंकि हम क्लास के बाहर आ गए थे ना दूसरी क्लास के लिए। हाँ, बस इतना ही पता है। नहीं, फर्स्ट फ्लोर से। जब मैं गई थी वहाँ तो वो पड़ी हुई दिखी थी, बाकी पता नहीं कैसे गिरी। पता नहीं कौन सी, फर्स्ट ईयर ही होगा जी। टीचर ने बताया था कि एक लड़की ना वो कॉलेज के ऊपर से गिर गई थी, मतलब कूद गई थी। हाँ, बस इतना ही मालूम है। नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली। बस इतना ही पता चला कि वो लड़की ऊपर थी और वो वहीं से कूद गई। यही मिली है कि किसी ने, कोई स्टाफ ने देखा नहीं, कोई गया नहीं साथ में। क्या कहते हैं, बाहर पब्लिक ने उठा के गाड़ी में डाला है उसको। पुलिस के साथ अकेली गई है लड़की, स्टाफ में से या टीचर में से कोई नहीं गया, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं कौन से हॉस्पिटल ले गए। जब ना पढ़ाई हो रही होती ना, तो बच्चों को ना क्लास लेनी चाहिए, बालकनी में घूमना नहीं चाहिए। आई डोंट नो मैम, लेकिन कॉलेज वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ जी, स्टूडेंट की भी गलती नहीं है। अब आई डोंट नो क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैम जब क्लास ले रही है तो क्लास चलना चाहिए ना। टेनिस पे, अब ये जो टेनिस पे बच्चा जानता होगा ना क्यों गया टेनिस पे, तो इसमें कॉलेज वालों की तो गलती है नहीं।
पूर्वी दिल्ली में नवरात्र के मौके पर सीबीडी और डीडीए ग्राउंड पर हो रही रामलीला के चौथे दिन रविवार को भव्य रामलीला और बालाजी रामलीला में प्रभु श्री राम के विवाह का मंचन किया गया। इस दौरान भव्य रामलीला में 1000 लोगों को पगड़ियां बांधी गई, जो कि श्री राम के बाराती के तौर पर नजर आए। वहीं श्री बालाजी रामलीला में लोगों को प्रभु राम का वनवास दिखाया गया। बालाजी रामलीला के महामंत्री ने बताया कि यहाँ फूलों द्वारा राम की बारात निकाली गई, जो कि देखने में लोगों को काफी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि यहाँ की रामलीला और कलाकार काफी पुराने हैं, जिसके चलते काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली के झिलमिल की रामलीला में राम का किरदार निभाने वाले कलाकार की हार्ट अटैक से निधन पर रामलीला आयोजकों ने दुख जाहिर किया। देखो, कल की रामलीला का जो मंचन हुआ सीता स्वयंवर का हुआ और बहुत ही अच्छा दृश्य हुआ। बहुत लोगों ने ये देखो लक्ष्मण और अपना संवाद हुआ परशुराम, और उसमें लोगों ने इतना उत्साह देखा उसमें कि लोग 12 बजे तक हिले ही नहीं वहाँ से। और जैसा कि आगे की रामलीला के बारे में बताऊँ तो आज जो है राम जी की बारात है और हम राम जी की बारात बहुत धूमधाम से निकालने वाले हैं, जिसमें हमने 1000 पगड़ियों का इंतज़ाम किया है। हम आप सबको इनविटेशन देते हैं कि आप आएँ और यहाँ पर राम की बारात में शामिल हो। और जैसे कि कल आप लोगों ने देखा सीता जन्म हुआ और ताड़िका वध का बड़ा सुंदर मंचन हुआ, तो उसी श्रेणी में आज सीता स्वयंवर होगा और राम सीता का विवाह होगा, जिसका हम बहुत भव्य आयोजन की तैयारी करी है हमने। कुछ वर्षा होगी इसके दौरान। और आपको सबको पता ही है कि बालाजी रामलीला का जो मंचन होता है वो पूरी दिल्ली के अंदर सबसे नंबर 1 पे आता है। तो इसी परंपरा को हम बनाते हुए बहुत अच्छे तरह से इसका मंचन करेंगे। इसलिए दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर आएँ और इसको रामलीला का अपने यहाँ के आगे मनोरंजन करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि पुष्प वर्षा करेंगे इसके अंदर हम लोग, और हमारा मंचन 18 सालों से ज्योत्सना से ही करते आ रही हैं और बहुत ही सुंदर मंचन करती हैं वो। अब तो जो भी होगा दर्शकों को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। श्री बालाजी रामलीला कमेटी के द्वारा 2005 से जो लीला मंचन किया जाता है, उसमें प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ नया करने की योजना रहती ही रहती है, और इस वर्ष भी जो है कुछ अलग करने की योजना है। जिस प्रकार से हमारा कल का दृश्य दिखाया गया, प्रभु राम जी की जो बारात की भव्यता थी और दिव्यता थी, वो अपने आप में यहाँ के क्षेत्र के जो राम भगत प्रेमी बंधु रामलीला मंचन देखने आए थे, उन्होंने सबने सराहना की। और आज हमारा जो मंचन रहने वाला है, उस मंचन में कैकई और मंथरा का संवाद रहने वाला है। और कैकई और मंथरा के संवाद के बाद कैकई जो है राजा दशरथ से अपने जो वर मांगे थे, वो जो है वर राजा दशरथ ने कहा था कि 2 वर कभी भी आप मांग सकते हो, तो कैकई राजा दशरथ जी से वो अपने 2 वर आज मांगने के प्रति जो कहना चाहिए ललायत हैं। शादा जिले की AATS टीम ने सोनीपत हरियाणा में गिरफ्तारी से बचने के लिए छुप रहे एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन के रूप में हुई है। आरोपी की निशानदेही पर 5 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। बता दें, पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी से चोरी के 5 मामले सुलझाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शादर जिले के क्षेत्र में 2 पहिया वाहन की चोरी की हाल ही की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शादर जिले की AATS टीम को चोरी की घटनाओं और संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ने का निर्देश दिया गया। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम को बीते दिन गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति क्षेत्र में सक्रिय रूप से 2 पहिया वाहन चोरी कर रहा है। वह शादरा के पास आने वाला है। अगर छापेमारी की जाए तो उसे पकड़ लिया जाएगा। टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वो सोनीपत हरियाणा में अलग अलग माननीय न्यायालयों में 30 से ज्यादा चोरी के मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है। महंगाई के इस दौर में मिडिल क्लास परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर इन त्योहारी सीजन में आम लोगों की जेब ढीली हो रही है। नवरात्र के इन दिनों में सब्जियों और फलों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। टमाटर जो कुछ दिन पहले 60 से 80 रुपए किलो था, अब 100 से 120 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं मटर 250 रुपए किलो, गोभी 120 से 150 रुपए किलो और शिमला मिर्च 150 रुपए किलो तक मिल रही है। अदरक के दाम भी आसमान छू रहे हैं। नवरात्र में व्रत और पूजा के लिए फलों की भी मांग बढ़ जाती है, लेकिन महंगाई के कारण लोग इन्हें खरीदने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। सेब की कीमत 150 से 300 रुपए किलो तक हो गई है, जबकि मौसमी और संतरा 100 से 150 रुपए किलो तक बिक रहा है। केला जिसे सबसे सस्ता फल माना जाता है, वह भी अब 80 रुपए दर्जन मिल रहा है।
इस पर दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के कारण लोग कम मात्रा में सामान खरीद रहे हैं, जिससे उनकी बिक्री पर असर पड़ रहा है। ग्राहकों का भी यही कहना है कि बढ़ते दामों के कारण अब उन्हें जरूरत से कम खरीदारी करनी पड़ रही है। देखना पड़ता है कि सब्जी कौन सी लें, क्या कैसे लें। टमाटर महंगे हैं बस सबसे ज़्यादा। टमाटर और गोभी 100 रुपये है, गोभी 100 रुपये टमाटर, बहुत महंगे। हाँ, टमाटर सब चीज़ों में डालते जाएंगे तो उसके में देखना पड़ता है कम डालें ये बहुत ज़्यादा महंगी है। टमाटर 100 रुपये किलो है। अब जो खाना है वो तो खरीदेंगे ही। अब जो खाना है वो खाएंगे ही, चाहे कम खाएं, खरीदते तो है ही। नवरात्रि की वजह से भी, फिर आगे त्योहारों का सीजन भी आ रहा है, इसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं। 80 केला। हाँ, पीछे से ही महंगा आ रहा है केला। तो नवरात्रि के समय महंगा हो या पहले से ही महंगा आ रहा है। नौरतों के समय नहीं, पहले से महंगा आ रहा है जी। मतलब जब खरीदारी करते हैं या नहीं? हाँ, कम हो रही है खरीदारी। हाँ, महंगे की वजह से कम हो रही है खरीदारी। रात में तो लोग फल वगैरह खाते हैं मगर पैसा नहीं है तो कहाँ से खाएंगे। मैडम, फल तो सारे अधिकतर सारे महंगे फल हैं, मगर लोग बिल्कुल भी रुपये में चमन्नी भी खरीदारी नहीं कर रहे, सोच के ले रहे हैं, क्योंकि फ्रूट इतना महंगा है, क्योंकि पीछे से सप्लाई इस बार फल कम है। इस वजह से लेने वाले जो है थोक व्यापारी ज़्यादा है, इसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। माल पीछे कम है, उसकी वजह से हमें मार्जिन रखे। हमारे मार्जिन तो 20% का है, 10% 20%। कुछ माल ख़राब भी निकलता है, मगर नहीं, हर बार नहीं होता। इस बार ऐसा कभी नहीं हुआ जिस बार ऐसा हो रहा। बहुत ही मंद है। कल मैंने कम से कम 500 रुपये की दुकानदारी करी है, सवेरे 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। इतना बुरा हाल है काम का कि जिसका जवाब। टमाटर हो गया है 100 रुपये किलो, प्याज तो वही है 70 रुपये किलो। हाँ जी। अभी और टमाटर के रेट बढ़ने की उम्मीद लग रही है क्या? अभी तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ सकता है? अभी तो बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ रहा है। अब अभी तो आज भी क्या 120, अब कल के क्या रेट होगा वो तो नहीं है। आलू बिक रहा है 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। अभी तो टमाटर ही है, जैसे बोलो ये करेला भी है, टमाटर भी है, और क्या है, लगभग सभी चीजें हाँ महंगा तो है बहुत। और बाकी से घिया वगैरह है जो खर्चे हैं। हाँ, वो भी है, महंगा तो है। टमाटर जी थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया फिलहाल में। बाकी अदरक टमाटर 100 120। नहीं, क्वालिटी जो हल्का लीजिएगा तो 180 भी बिक रहा है जी। नहीं, बड़ी क्वालिटी लीजिएगा तो 120 तक पहुँच गया है। अब अदरक ज़्यादा अदरक महंगा हो गया, लहसुन महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, बाकी नॉर्मल रेट चल रहा है। अनार महंगा है, अनार 250 रुपये किलो। नवरात्र का समय लोग फल ज़्यादा खाते हैं, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं या नहीं? नहीं, ये काम नहीं है मैडम, बहुत कम आ रहे हैं लोग। कम आ रहे हैं लोग? क्या मतलब क्या कहते हैं जवाब? पहले दिन आए थे, जिस दिन पहला नौरा था उसके बाद कोई नहीं आया। अब डिमांड कम है, कम खा रहा है आदमी, महंगाई की वजह से बहुत कम खा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने स्टार प्रचारक में मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल सेट किया था, लेकिन अब क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टर और बाकी स्टाफ को सरकार द्वारा सैलरी डिले करके दी जा रही। बता दें, पूर्वी दिल्ली के अंदर करीबन 50 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक हैं जहां रोजाना पेशेंट आते हैं और दवाइयां भी लेते हैं, लेकिन वहां के स्टाफ को सैलरी मिलने की दिक्कत आ रही है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग शादरा, करकड़ूमा, मानसरोवर और आनंद विहार मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ से बात की, तो स्टाफ ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सैलरी रुक नहीं रही है, लेकिन डिले ज़रूर हो रही है। डॉक्टर का कहना है कि हमें 2 या 1 महीने डिले करके सैलरी दी जाती है, यानी अगर हम 4 महीने की सैलरी की बात करें तो हमें 4 महीने में करीबन 2 या 3 महीने की ही सैलरी दी जा रही है। वहीं नर्सिंग स्टाफ जो कि दवाइयाँ देते हैं, उन्होंने बताया कि हमारी 2 महीने की सैलरी पेंडिंग चल रही है। पूर्वी दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में व्यापारी और स्थानीय लोग सीवर ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रहे हैं। गली नंबर 6 की स्थिति बेहद खराब है। व्यापारियों का कहना है कि चुनाव नहीं होते हैं तो सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती और केवल हर महीने टैक्स वसूलती है। फ्रेंड्स कॉलोनी संगठन के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने बताया कि ये जीटी रोड पर आने वाला शादरा का बहुत ही पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ लोग व्यवसाय करते हैं, लेकिन व्यापारी गंदे पानी और बदबू से परेशान है और यहाँ पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। संगठन के सचिव विनीत जैन ने बताया कि वे लगातार इस समस्या के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कितने लगभग 5-6 महीने से खराब है गलियाँ, ये सारा कीचड़ नाला बना हुआ है, बिल्कुल साल भर हो गया होगा। एमसीडी को बोलते हैं तो कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड का काम है, दिल्ली जल बोर्ड को बोलते हैं तो एमसीडी का काम है। हम तो परेशान हो गए, यहाँ पर सारी तो बीमारियाँ फैल रही हैं। सर, व्यापार पे कितना असर पड़ता है? व्यापार तो हो ही नहीं पाता, आते नहीं व्यापारी, तो यहाँ आता ही नहीं, हमारा कस्टमर तो आता ही नहीं है। इतनी गंदगी है, सीवरों में से पानी निकल के बाहर आ रहा है। और भाई साहब से मिलने आया था मैं अभी, दोबारा इस इंडस्ट्रियल एरिया में आने जाएगी तो यही था, हम भी यही सोच के आए थे। बाहर देखा है, बाकी इंडस्ट्रियल एरिया में देखो बढ़िया हो रहा है, यहाँ देखो क्या हाल कर रखा है। कि 10 बार कंप्लेंट कर ली, कोई आने को तैयार नहीं। जो आते हैं जल बोर्ड वाले
वो चक्कर में रहते हैं पैसों के कि जी पैसे दे दो हमें, हम खोल देंगे। एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि वो वाला डिपार्टमेंट करेगा, दिल्ली बोर्ड करेगी, कोई सुनवाई नहीं है भैया, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपके सामने है गली का ये इतना बुरा हाल है, गली में नालियाँ सारी बंद हो चुकी हैं, सीवर सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, जितना भी फैक्ट्रियों का वेस्ट पानी है सारा सड़कों पर आ रहा है। मतलब हमारा पैदल निकलना भी यहाँ पर दूभर हो चुका है। सरकार को, प्रशासन को, सभी अधिकारियों को कई बार हम निवेदन कर चुके हैं कि यहाँ की व्यवस्था ठीक करी जाए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आते हैं, देखते हैं, एमसीडी वाले आते हैं, लगाते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बस खाली टैक्स लेना जानते हैं कि किस तरीके से टैक्स वसूलें, किस तरीके से टैक्स को चोरी करें। हम लोग इतना लवारिसपना हो गया, जब से हमारे पिताजी पहले बैठते थे वो लोग कंट्रोल करते थे, एसोसिएशन भी सुनती थी, सब काम करती थी। अब तो कोई काम, कुछ सुनवाई ही नहीं कर रहा। कंप्लेंट कर चुके हैं, बस देख के चले जाते हैं, बोले जी जाम है, कुछ पैसे दे देते हैं उनको कर्मचारियों को, वो खुश हो गए, एक दिन सही हो जाता है, 6 घंटे सही हो जाता है, उसके बाद में फिर व्यवस्था है। वो पैसे बना रहे हैं अपने एमसीडी कर्मचारी, हमारी जेब से पैसा भी जा रहा है व्यापारियों के साथ में, उसके बाद में व्यवस्था ऐसी है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। गलियों की हालत देखिए, मेन सर्विस रोड की हालत देखिए, तो सड़कों की हालत बहुत बुरी है। हम लोगों को अपने कस्टमर्स को बुलाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि ना उनके पास पार्किंग की सुविधाएं हैं और सड़क में धक्के खाते हैं। और ये एक मेजर कनेक्टिंग रोड भी है, जो कड़कड़ुमा से, बिहारों से जाके शादरा जाना या दिलशाह गार्डन यूपी जिसको जाना है, तो वो इस रोड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सार्वजनिक वाहनों का भी दबाव काफ़ी इस रोड पर रहता है, पर काफ़ी दिनों से इसकी रिपेयर नहीं हुई, रिलेइंग नहीं हुई। हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे, हम लोग करोड़ों रुपए का राजस्व देते हैं, टैक्स देते हैं, और हमने हमेशा से कहा है कि करीब 2% तो हमारे यहाँ खर्च कर दीजिए, पर सरकार वो भी नहीं करती। और अगर आप हमारे 6 नंबर गली की हालत देखिए तो सीवर बुरी तरीके से ओवरफ्लो हुआ है। मतलब हमारे कर्मचारी, फैक्ट्री वाले उसमें गलियों में, अपने फैक्ट्रियों में घुसने में भी दिक्कत हो रही है। पानी तो यहाँ पर रहता ही नहीं है, पानी तो हार्डली कभी रात को आता है। सभी लोग पानी की कैन, जार जो है वो खरीद के गुजारा करते हैं। गगन विहार के सामने की रोड के किनारे जल बोर्ड के जूनियर इंजीनियर का कार्यालय अवैध रूप से बना होने का आरोप है। जल बोर्ड के कर्मचारियों ने जैसे ही यहां की दीवार तोड़कर मंदिर बनाने का शिलान्यास किया, आरडब्ल्यूए का विरोध शुरू हो गया। इसी पर हमारे संवाददाता ने आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट HR मल्होत्रा से बात की, तो उन्होंने जानकारी दी कि जल बोर्ड के कर्मचारी यहां बैठा करते थे, उन्होंने फिर यहां पर टीन डाली है, उसके बाद दीवार खड़ी करी और अब मंदिर बना दिया है, और अब दूसरी ओर भी मंदिर बनाने जा रहे थे। साथ ही रोड के किनारे अपने जल बोर्ड के ट्रक खड़े कर दिए हैं, बड़े बड़े सीवर के ढक्कन रख दिए हैं, जिससे इन्होंने पूरा फुटपाथ घेर लिया है। जो 60 फुट रोड था अब केवल 40 फुट का बचा है। वहीं दुकानदार देवेंद्र तायल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी जमीन पर सरकारी विभाग ने कब्जा कर रखा है और यहाँ की जनता जाम से परेशान रहती है। उन्होंने बताया कि दीवार तोड़कर शिलान्यास किया जा रहा था, पुलिस को हमने बुलाया तो कार्रवाई रुकी, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी की और फिर से रातों रात दीवार खड़ी कर दी। एक्चुअली ये 80 फुट की रोड है, उसका ये वर्ज है, ये इन्होंने अनऑथराइज बनाया था। हमने पहले रिप्रेजेंट भी किया था, फिर कोई एक्शन नहीं हुआ। पहले इन्होंने छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, दे वांट टू सर्व द पीपल, लेकिन वो कोई सर्विस हुई नहीं। अब इन्होंने पक्का बनाना चालू कर दिया, उसके ऊपर मंदिर बनाना चालू कर दिया, सारी गाड़ियाँ रखनी चालू कर दी, और जो मटेरियल है तुम्हारा मेन होल वगैरह वो सारी रोड ब्लॉक है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए ये जब मंदिर का तो हमने रिप्रेजेंट किया, पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई और वो एक्शन हुआ हमारा। विवाद ये हुआ है कि यहाँ पर जो है ना, ये रोड के ऊपर एक ठेकेदार पहले बैठते थे, जो कि कर्मचारियों को यहाँ पर काम पे भेजते थे, कंप्लेंट दे गए भाई, यहीं से छोटे से 5-7 बैठते थे, एक छप्पर डाल गए। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने पक्का बिल्डिंग बना ली, रोड के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर बनाया छोटा सा इन्होंने। मंदिर बनाने के बाद में अब बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, जो कि इस पर कब्जा कर रहे हैं कर्मचारी लोग। यहाँ के ठेकेदार है, जो ठेकेदार यहाँ पर सीवर वगैरह, सफाई वगैरह की लेबर को भेजता है। उसके बाद कल दीवार तोड़ी, फिर हमने 100 नंबर पुलिस को फ़ोन किया था, मैं भी ऐसे ऐसे मंदिर बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर शिलान्यास किया है, भूमि पूजन हुआ है। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई करके काम रुकवा दिया। इन्होंने रात को फिर ये दीवार वैसे ही बनाई है, यहाँ काम चालू है, काम नहीं रुका है, बदमाशी पूरी दिखा रहे हैं, और कोई भी आता है उसको मारने को जाते हैं। और ये देखो पूरी सड़क यहाँ पर सीवर के ढक्कन वगैरह, गाड़ी वगैरह सरकारी
काफ़ी रोड घेरा हुआ है, जो आए दिन रोज नहीं लग रहा। पूरा कब्जा किया हुआ रोड के ऊपर, ये पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है, रोड के ऊपर बना रखी। पहले धीरे धीरे छोटा सा कमरा बनाया, अब 5-7 कमरे बना चुके हैं। उसके बाद रोड पे आगे कब्जा करने जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ रोड पे बनाने का मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होके तब भी ये कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। कैसे मंदिर बना रहे हैं यहाँ, और अन्य से इतने अनऑथोराइज यहाँ सीमेंट के वो डाले हुए हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं। 60 फुट रोड को 20 फुट रोड रख दिया इन्होंने। सारे इनके 6-6 ट्रक ठहरे रहते हैं जल बोर्ड के। थाना गोकुलपुरी की पुलिस टीम ने एक नाबालिग सहित 2 कुख्यात चोरों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अकील और शाकिर के रूप में हुई। आरोपी के पास से रेफ्रिजरेटर, एक इन्वर्टर और एक इन्वर्टर की 2 बैटरियां बरामद हुई। इसके साथ ही अपराध करने में इस्तेमाल किया गया ई-रिक्शा भी बरामद किया गया। बता दें, आरोपी की गिरफ्तारी से गोकुलपुरी के मोहल्ला क्लिनिक में चोरी का मामला सुलझा। मिली जानकारी के मुताबिक 3 अक्टूबर को थाना गोकुलपुरी में गोकुलपुर गांव में मोहल्ला क्लिनिक में चोरी के संबंध में एक कॉल रिसीव हुई। एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां शिकायतकर्ता ने बताया कि वो 1 तारीख को क्लिनिक बंद करके गए थे और 3 तारीख को जब सुबह क्लिनिक खोला तो पाया कि क्लिनिक में तोड़फोड़ की गई और काफी सामान चुरा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की। टीम ने आरोपी को एक रिक्शे में जाते हुए देखा। रिक्शे में रखे सामान को लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश की। पूछताछ करने के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए देश के अलग अलग राज्य में मामला दर्ज किया गया है। इस टिप्पणी के बाद यूपी के गाजियाबाद और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बता दें, नरसिंहानंद ने गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में कुछ दिन पहले पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद दिल्ली में भी कांग्रेस के पूर्व पार्षद रहे चौधरी जुबेर ने दिल्ली पुलिस को लिखित में शिकायत दी थी। पूर्व पार्षद चौधरी जुबेर ने कहा कि ये बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस को उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कभी किसी ने सोची भी होगी, कहना तो बहुत दूर की बात है। उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दी है। हमें पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली के अंदर भी उसके अंदर पर एफआईआर करने का हमें आश्वासन दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग इस मानसिकता के हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, वो एक बात को दिमाग में रख लें, हमारी जान से ज्यादा आका की आन हम लोगों को प्यारी है। हम उनके खिलाफ एक शब्द भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो खाली मुसलमानों के नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद पूरी दुनिया के लिए भेजे गए थे, पूरी दुनिया के लिए हैं, किसी एक कौम के लिए, एक मजहब के लिए नहीं भेजे गए थे। इतनी घटिया सोच का आदमी कोई हो नहीं सकता और मेरी प्रशासन से अपील है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हमने एनएसए की कार्रवाई के लिए अपील की है, चिट्ठी में दिया है कि उस पर एफआईआर से काम नहीं चलेगा, उस पर एनएसए की कार्रवाई की जाए और ऐसे घटिया दरिंदे को जेल के अंदर। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।